अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल टेस्ट पेपर 2। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मॉडल पेपर से जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपर के लगने के, और आपको ये पेपर सॉल्व करने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो बोर्ड में पेपर आना है। तो ये मॉडल पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी पेपर के लिए और आपकी तैयारी के लिए। तो इसमें जो है आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमें दिए हुए हैं वो तमाम के तमाम मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा आज के मॉडल पेपर में। तो स्टूडेंट, हमारा जो ये यूनिट है वो है 8.6 फन। तो यहाँ पर जो है हमें मॉडल पेपर 2 दिया हुआ है। तो मॉडल टेस्ट पेपर 1 जो है मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ, जिसमें हमने गैलीलियो के बारे में और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था। तो ये जो है हमारा मॉडल पेपर होगा दूसरा और आखिरी। और इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी यूनिट्स हैं, मैं तमाम के तमाम अपलोड कर चुका हूँ और नोट्स भी प्रिपेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स से ये होगा कि आपको तैयारी करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और स्टूडेंट, मैं आपको साथ ही साथ कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, इसके अंदर हम राइस के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम बहुत ज़्यादा जो है वो चावल खा रहे होते हैं, बिरयानी में, सादे और पुलाव में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में चावल का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो चावल क्या है, पाकिस्तान में कितने उगते हैं और कितनी तादाद में पाकिस्तान इसे दूसरे मुल्कों में बेचता है, तो आज आप ये पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और उसके बाद फिर इसी की मदद से हम आगे जो सवालात दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आपने जो है वो ध्यान से मेरी बात को सुनना है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी आसानी हो सके। तो सबसे पहले मैं जो हूँ वो पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ता हूँ और उसके बाद आपको खुल के समझाता हूँ कि बात क्या हो रही है। Rice is a member of the grass family along with wheat and corn. It is one of the 3 crops on which human beings largely depend as food for survival. Rice is now one of the most important crops at the global level as it is used as a staple food in most countries of the world and will continue to be so for the foreseeable future. In the coming 30 years, the world will require 70% more rice than that it requires today. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि राइस जो है वो ग्रास की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। यानी राइस जो है वो घास से ही हासिल हो रहा होता है। यानी अगर आपने इसकी फसल देखी हो तो आपको ऐसा लगेगा कि घासें उगी हुई हैं, तो उन्हीं में जो है वो राइस लगा हुआ होता है। और घास की फैमिली से 2 और चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं। एक होता है वीट, यानी जो हमारे को मिलती है, अनाज मिलता है, जो हमको गंदुम मिलती है उसे वीट कहा जाता है। और कॉर्न जो है वो भुट्टे को कहा जाता है, जैसा कि आपको पता होगा मक्कई और भुट्टे को कॉर्न कहा जाता है। तो ये जो 3 फसलें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए और इंसानों के लिए। क्यों? क्योंकि रोटी अगर ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना, क्योंकि हम सिर्फ गोश्त खा के ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि रोटी भी जो है वो ज़रूरत होती है, रोटी और चावल की ज़रूरत होती है। तो राइस और आटा और ये जो हमारे पास भुट्टा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। अगर ये तीनों चीज़ें दुनिया से ख़त्म हो जाएं या कम हो जाएं तो दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये जो 3 चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राइस जो है यानी जो चावल है ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यानी अगर आपको पता हो तो चाइना में चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यानी रोटी से ज़्यादा जो है वो चाइना में चावल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया में भी चावल जो है मोस्टली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आप अपने घर में भी देखें तो हफ्ते में अगर 7 दिन देखें तो 2 या 3 दिन या 4 दिन चावल पक जाते हैं घर में। और जब चावल पकते हैं तो हर कोई पसंद भी करता है, क्योंकि चावल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो पूरी दुनिया में चावल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये बहुत अहम जो है वो चीज़ है खाने की, और ये जो है बहुत अहम किरदार रखती है। तो यहाँ पर एक बात की जा रही है कि 30 साल बाद, यानी 30 साल बाद जो है हमें 70% चावल की और ज़्यादा ज़रूरत होगी। यानी अगर हमें जो है आज हम 50 किलो चावल उगा रहे हैं, एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो अगर हम जो है आज 50 किलो चावल उगा रहे हैं तो आज से 30 साल बाद हमें जो है वो 100-150 किलो से ज़्यादा चावल उगाने पड़ेंगे दुनिया की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो चावल की जो ज़रूरत है वो आने वाले वक्तों में बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ जाएगी?
क्योंकि आबादी बढ़ेगी, क्योंकि दिन बर दिन आबादी बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्तों के साथ दुनिया में आबादी बढ़ रही है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आबादी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो फूड की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो जब ही जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आने वाले वक्तों में चावल की। तो अब हमने जो है वो चावल की इंपॉर्टेंस देख ली और चावल किससे ताल्लुक़ लगता है ये पढ़ लिया। अब पाकिस्तान में चावल का क्या किरदार है, कितना उगता है, ये हमें आगे वाले पैराग्राफ में बताया जाएगा। तो देखें आगे लिखा हुआ है कि Pakistan is the world's fourth largest producer of rice. Each year it produces an average of 6 million tons. And together with the rest of the South Asia, the country supplies 30% of the world rice. Rice is Pakistan's third largest crop in terms of area sown. Wheat and cotton about 11% of Pakistan total agriculture area in rice during the summer और खलीफ सीज़न। तो देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जो चावल उगाता है। यानी पाकिस्तान के पास जो है वो सरप्लस में चावल होते हैं, यानी चावल की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये नेमत से नवाजा है। पाकिस्तान इतने ज़्यादा चावल उगाता है कि वो जो है इसे एक्सपोर्ट भी करता है, यानी दूसरे मुल्कों को बेचता है और उससे पैसे कमाता है। तो पाकिस्तान में टोटल कितने चावल उगते हैं एवरेज, यानी हर साल कितने चावल उगते हैं, तो 6 मिलियन टन जो है वो चावल उगते हैं पाकिस्तान में, जिसमें से पाकिस्तान जो है वो 2 मिलियन जो है वो अपने लिए रखता है, यानी जो मुल्क में इस्तेमाल होते हैं, और 4 मिलियन जो है वो दूसरे मुल्कों को बेच देता है। तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मिलियन होते कितने हैं, लाख में कितने बनते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मिलियन जो है वो 10 लाख में बनता है, तो 6 मिलियन जो है यानी 60 लाख टन। 60 लाख टन जो है चावल पाकिस्तान उगाता है, 20 लाख टन अपने लिए रख लेता है, 40 लाख टन जो है वो बाहर के मुल्कों को बेच देता है। और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान का जो चावल है बासमती और इर्री और जो दूसरी टाइप्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आपने अगर चावल खाए हो बिरयानी, यानी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के चावल अच्छे क्वालिटी के होते हैं, और बासमती और दूसरे भी चावल की इकसाम उगती हैं पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी की होती हैं। तो यहाँ पर एक बात की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में मिलकर, यानी साउथ एशिया की कंट्रीज़ के साथ मिलकर 30% जो है वो दुनिया को चावल सप्लाई करता है, यानी दुनिया की ज़रूरत का जो 30% चावल है ना वो साउथ एशिया से मिलता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जो चावल को उगाता है और आगे बेचता है। अब पाकिस्तान में जो चावल है वो तीसरी बड़ी फसल है, यानी पहले तो हो गई हमारे पास गंदम और उसके बाद कपास यानी रुई, सही है, और उसके बाद जो है वो चावल की फसल है। और चावल को कब उगाया जाता है, चावल को जो है वो समर के मौसम में यानी खलीफ के मौसम में उगाया जाता है, और फार्मरों को भी चावलों की फसलों से बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है। Most of the rice is grown in the fertile Sindh and Punjab region with millions of farmers relying on rice cultivation as their major source of employment. Both provinces amount for about 87% of the total rice production. Punjab is the biggest producer of rice in the country and contributes 58% to the national production, while the provinces of Sindh, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa (KPK) contribute 29, 3 and 10% respectively. तो स्टूडेंट इसमें जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चावल उगते हैं वो पंजाब और सिंध में उगते हैं। अगर हम देखें टोटल 80% जो है वो चावल पाकिस्तान में उग रहा है। अब 80% में से जो है वो 58% चावल जो है वो पंजाब में उगता है और 29% जो है वो सिंध में उगता है, 3% जो है वो बलूचिस्तान में उगता है और 10% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उगता है। अब बलूचिस्तान में चावल तो कम उगते हैं लेकिन वहाँ पर जो है वो दूसरी फसलें उगती हैं और दूसरे मादनियात, यानी अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को भी बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और उसकी भी अपनी जगह एक ख़ास इम्पोर्टेंस है। तो पाकिस्तान का हर सूबा जो है अल्लाह ताला ने उसे नेमतों से नवाजा है और हमें जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। तो चावल के मुकाबले में थोड़ा बलूचिस्तान कम जो है चावल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कम चावल उगते हैं, लेकिन जो दूसरे ख़जाने हैं वो बलूचिस्तान में मौजूद हैं। तो सबसे ज़्यादा चावल पंजाब में उगता है, ठीक है, 58% जो है वो उगता है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी वही करता है। सिंध में मैंने आपको बता दिया 29% है और चावल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात और भी की जा रही है कि चावल की फसल से
फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी जब वो चावल उगाते हैं तो उनको पैसे भी मिलते हैं और नौकरियां भी मिलती हैं, क्योंकि जब चावल उग रहे हैं तो फिर उनको धोना भी होगा, साफ़ भी करना होगा, फिर आगे बेचना होगा। तो इससे भी बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज इन पंजाब इंक्लूड गुजरावाला, हाफिज़ाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, वज़ीराबाद, गुजरात, सरगोदा, फैसलाबाद, कसूर, जंग एंड ओकारा। इन सिंध, जैकबाबाद, लाड़काना, बदीन, ठट्टा, शिकारपुर एंड दादू एंड इम्पॉर्टेंट राइस कल्टीवेशन एरियाज डिस्ट्रिक्ट Nasirabad in Balochistan and some part of KPK also have rice producing areas. The Color Bowl area located between the Ravi and Chenab rivers in Punjab due to its climatic and soil conditions is famous for producing basmati rice in Swat at high altitude। देखें स्टूडेंट, इसमें जो है वो उन इलाकों के नाम बताए जा रहे हैं जहाँ पर जो है वो चावल उगाए जाते हैं। अब पंजाब के जिन इलाकों में चावल उगते हैं उसमें गुजरावाला, हाफिज़ाबाद और सियालकोट और दूसरे जो हैं वो शहर शामिल हैं। और सिंध के जिन इलाकों में चावल उगते हैं उसमें जैकबाबाद है, लाड़काना, बदीन, ठट्टा, शेखुपुरा और दादू, इस तरह के इलाके हैं। और जहाँ पर बलूचिस्तान में चावल उगते हैं वो है नसीराबाद, और KPK में जहाँ चावल उगाए जाते हैं वो है कलर। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं आगे सवालों में आपसे पूछी जाएंगी, तो इसमें ध्यान रखिएगा। और रावी और चनाब के जो किनारे हैं, यानी जो रावी और चनाब जो पंजाब में है, उधर जो है इसके किनारों पर जो चावल उगते हैं वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के होते हैं और वो बासमती चावल माने जाते हैं। और आगे हमें बताया जा रहा है, तो आप आगे भी पढ़ लेते हैं, स्वाद के बारे में आगे बात की जा रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि माउंटेन वैलीज The temperate Japonica rice is grown in South KPK, Sindh and Balochistan. The Irri type, which is a long grain, heat tolerant tropical type of rice is grown। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एक टाइप बताई जा रही है चावल की, जैपोनिका। तो ये जो है वो KPK के इलाकों में, यानी जहाँ बहुत सारे पहाड़ होते हैं वहाँ पर ये उगते हैं। और इर्री जो है, यानी ये जो इर्री किस्म है चावल की, ये सिंध और बलूचिस्तान में पाई जाती है। अब ये इर्री किस तरह की किस्म होती है? देखिए, आपने बनास्पति तो देखा होगा क्योंकि वो पीले कलर का होता है, थोड़ा पीले रंग में होता है, लेकिन शायद इर्री ना देखा हो। तो इर्री आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल वाइट कलर का होता है और बड़ा दाना होता है इसका, तो काफ़ी ये भी जो है अच्छी क्वालिटी का चावल माना जाता है। तो चलें अब आगे पढ़ते हैं। Among the most famous varieties grown in Pakistan, the basmati is known for its flavor and quality. Pakistan is a major producer of these variety. The basmati fine type comprises 40% of all rice produced in Pakistan, and while 60% of the rice produced is of the coarse type. Pakistan is the leading producer and exporter of basmati and irri rice, white long grain rice। देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में वैसे तो बहुत से किस्म के चावल जो हैं वो उगाए जाते हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे किस्में चावल की पाई जाती हैं, लेकिन बासमती जो है वो क्वालिटी में और फ्लेवर में काफ़ी अच्छा माना जाता है। यानी जब इसे बिरयानी में इस्तेमाल किया जाता है तो बिरयानी का जायका बढ़ जाता है, पुलाव का जायका बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, बात अच्छी तरह समझ में आएगी। अगर मैं चावल अच्छे वाले इस्तेमाल ना करूँ बिरयानी में, यानी कोई कम क्वालिटी के इस्तेमाल कर लूँ, तो आपको बिरयानी का मज़ा नहीं आएगा। आप बोलेंगे कि ये क्या चीज़ दे दी। लेकिन मैं चावल जो है वो बासमती या इर्री इस्तेमाल करूँ तो आपको जो है वो डबल मज़ा आएगा चावल बिरयानी का। तो इसीलिए चावल का अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में 40% जो है वो कौन से चावल उगाए जा रहे हैं? बासमती मिलते हैं, यानी 40% जो है वो बासमती उगते हैं और बाकी 60% दूसरी क्वालिटी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी के चावल मिलते हैं जिसमें इर्री है, बासमती है, और ये तमाम जो क्वालिटी है पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को बेचता है, जिससे पैसे कमाता है और फिर पाकिस्तान में लाकर इस्तेमाल करता है। तो जितने ज़्यादा हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमतें होंगी उतना ज़्यादा हमारे को फ़ायदा और पैसे मिलेंगे। तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रगुजार रहना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। आगे पढ़ते हैं। राइस रैंक सेकंड अमंग द स्टेपल फूड ग्रेन क्रॉप्स इन पाकिस्तान एंड इट्स एक्सपोर्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग।
On an average, the country produces around 6.0 million tons of rice annually, and after meeting domestic consumption of around 2 million tons and 4.0 million tons are exported, the government should provide support to the rice grower and exporter and ensure that rice prices remain close to regional competitor. Growth of more and better quality rice and good government policies can help Pakistan compete in the world market and earn more foreign exchange. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि राइस का जो दर्जा है, यानी जो ग्रेन यानी जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें राइस का जो दर्जा है वो दूसरा है, यानी ये दूसरी सबसे बड़ी खाने की फसल जो है वो उगाई जाती है। देखिए रुई जो है वो पाकिस्तान में बहुत उगती है, ये दूसरी बड़ी फसल है, लेकिन ये खाते नहीं है हम। रुई का इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए करते हैं, वो भी जो है कपड़ा हम बाहर मुल्कों में बेचते हैं। लेकिन राइस जो है एक खाने वाली फसल है, यानी हम इसे खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये दूसरी बड़ी फसल हो गई खाने वाली फसलों में। ठीक है, पाकिस्तान का जो चावल है बेहतरीन क्वालिटी का होता है और इसको हम बाहर के मुल्कों में बेचकर क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, यानी बाहर के मुल्कों से पैसा कमा के लाते हैं। अब आप बाहर के मुल्कों में कुछ बेचने जाएंगे तो ही बिकेगा ना, और आपके पास अच्छी क्वालिटी हो जब भी बिकेगा, क्योंकि वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो पाकिस्तान के चावल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है जो कि वो आराम से ख़रीदते हैं। तो पाकिस्तान में जो एवरेज चावल उगते हैं वो 6 मिलियन टन है, जो उसके हम ऊपर पढ़ चुके हैं। 2 मिलियन टन हम लोग पाकिस्तान में ही रख लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पूरे मुल्क में इस्तेमाल होते हैं। अब 4 मिलियन टन जो है वो हम दूसरे मुल्कों को बेचते हैं, यानी पाकिस्तान में इतना चावल उगता है कि पाकिस्तान आराम से चावलों को खा सकता है और रख सकता है, लेकिन फिर भी हम इसे बेचते हैं ताकि पैसा कमाया जा सके। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बनाए, यानी जो चावल उगाने वाले हैं और जो चावल को बेचने वाले हैं और जो दूसरे लोग चावल की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगर अच्छी पॉलिसियाँ बनाए, जो कि गवर्नमेंट बनाती भी है, तो क्या होगा, चावल जो है और ज़्यादा उगेंगे, हम और ज़्यादा बेचेंगे। अब यहाँ पर एक बात और ये की जा रही है कि चावल के प्राइस जो है वो रीजनल जो सतह है उस जैसे होने चाहिए, यानी भारत जो है वो चावल बेच रहा है 100 रुपये किलो में और हम जो है वो 150 रुपये किलो बेच दें, तो अगर हम 150 किलो बेचेंगे तो वो कौन ख़रीदेगा हमसे। तो अगर भारत 100 रुपये किलो में बेच रहा है तो हमको भी या तो 100 रुपये किलो में या 105 या 5 रुपये और कम 95 केजी में बेचने पड़ेंगे, ताकि हमारे भी चावल ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। तो गवर्नमेंट इस चीज़ का भी ख्याल रखती है कि चावल के प्राइस जो है वही हों जो कि और मुल्कों में है, वरना कोई हमसे ख़रीदेगा नहीं। तो इस चावल को बेचने से भी बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बनाएगी तो और ज़्यादा जो है चावल को बेच सकेंगे हम। तो यहाँ पर हमने चैप्टर को समझ लिया। अब जल्दी से आते हैं और मैं आपको पढ़कर बताता जाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, नोट्स के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और नोट्स जो है आपको ईजीली मिल जाएंगे, क्योंकि नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए तैयारी में जो है वो आसानी पैदा करेंगे, क्योंकि नोट्स तमाम एक्सरसाइज के हैं, तमाम यूनिट्स के हैं, तो आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। तो चलें जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सेलेक्टिंग वन ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपने ऊपर टेक्स्ट पढ़ लिया है, अब MCQs जो है वो टेक्स्ट से ही आए हैं, तो आपने इधर जवाब देना है। मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेजेस। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे सूटेबल टाइटल कौन सा है इस पैसेज के लिए, यानी अगर आप इस टाइटल का कोई नाम रखते तो क्या रखते। तो यहाँ पर जो सही है इसका वो है राइस प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। तो इसमें हमें राइस के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह पाकिस्तान में राइस उगते हैं। अब बी में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द राइस इन पाकिस्तान इज़ ग्रोन इन सिंध एंड पंजाब। सबसे ज़्यादा राइस सिंध और पंजाब में उगते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारे पास तीसरा जो है वो ये है, मोस्ट ऑफ द बासमती राइस इज़ ग्रोन इन एन एरिया डैट इज़ लोकेटेड बिटवीन द। तो सबसे ज़्यादा राइस कहाँ पर उगते हैं, यानी कौन से दरियाओं के किनारे पे उगते हैं। तो चनाब एंड रावी के किनारे पे ये उगते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो ये है कि रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो है हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो लिखा हुआ है कि द 3 क्रॉप्स यूज एज फूड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो पूरी दुनिया में 3 फसलें इस्तेमाल की जाती हैं खाने के लिए, यानी ज़्यादा जो इस्तेमाल होती हैं वो कौन सी है। तो एक तो है हमारे पास वीट यानी गंदम, और कॉर्न यानी मकई, और राइस यानी चावल। तो अब देखते हैं बी क्या लिखा हुआ है। बासमती राइस फेमस फॉर इट्स डैश।
फ्लेवर एंड क्वालिटी एंड पाकिस्तान प्रोड्यूस 40% ऑफ दिस टाइप। तो इसमें कहा जा रहा है कि बासमती राइस जो है अपनी खुशबू की वजह से और अपनी क्वालिटी की वजह से मशहूर है, और पाकिस्तान जो है वो 40% जो है वो बासमती उगाता है। द 3 मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान आर, तो पूछा जा रहा है 3 मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं पाकिस्तान की। तो एक जो है वो वीट है, कॉटन है, राइस है, यानी गंदम हो गई और रुई हो गई और चावल है। अब डी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट 2 टाइप ऑफ राइस, दीज आर बासमती एंड इर्री। तो पाकिस्तान जो है वो 2 तरह की टाइप को एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें से एक बासमती है और एक इर्री है। आगे जो ई में लिखा हुआ है हमारे पास वो ये है कि द टोटल राइस प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑन एन एवरेज इज़ 6 टन्स, ऑफ विच द कंट्री यूजेस 2 टन्स एंड एक्सपोर्ट्स 4 टन्स। तो पाकिस्तान जो है टोटल 6 टन्स जो है चावल उगाता है, 2 टन्स जो है वो रख लेता है अपने इस्तेमाल के लिए, 4 टन्स जो है वो दुनिया को बेच देता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑल इनकरेक्ट, रीड द टेक्स्ट एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ जितने भी स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं सब इनकरेक्ट हैं। तो आपने जो है वो टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, तो आपने जो है इन स्टेटमेंट्स को, इन सेंटेंसेस को सही करना है। तो अब देखें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान अलोंग प्रोवाइड्स 30% ऑफ द वर्ल्ड राइस। तो यहाँ पर ये गलत है, पाकिस्तान 30% अकेले नहीं देता है, बल्कि साउथ एशिया के साथ मिलकर 30% देता है, यानी इसमें और कंट्रियाँ भी शामिल होती हैं। पाकिस्तान टुगेदर विद द रेस्ट ऑफ द साउथ एशिया प्रोवाइड्स 30% ऑफ द वर्ल्ड राइस, यानी साउथ एशिया की और कंट्रीज़ के साथ मिलकर 30% जो है वो दुनिया को देता है चावल। अब यहाँ लिखा हुआ है कि बी में लिखा हुआ है अबाउट 10,000 फार्मर इन पाकिस्तान डिपेंड ऑन राइस ग्रोइंग एज देयर सोर्स ऑफ इनकम। तो इसमें कहा जा रहा है कि 10,000 जो फार्मर हैं वो राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं कमाई के लिए, यानी पैसे को कमाने के लिए। तो ये तादाद बहुत कम है, मिलियंस में फार्मर जो है वो राइस के ऊपर रिलाई करते हैं अपनी इनकम को कमाने के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ फार्मर इन पाकिस्तान डिपेंड ऑन राइस ग्रोइंग एज देयर सोर्स ऑफ इनकम। तो बहुत सारे यानी लाखों की तादाद में जो है फार्मर चावल उगाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। सी में लिखा हुआ है पंजाब प्रोड्यूस 87% ऑफ द राइस प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। तो कहा जा रहा है कि पंजाब जो है वो 80% जो है चावल उगाता है, तो ये गलत है। पंजाब प्रोड्यूसेस 58% ऑफ द राइस प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। तो पंजाब जो है वो 58% जो है चावल उगाता है। अब सिंध के बारे में लिखा हुआ है सिंध अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द राइस प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। तो इसमें कहा जा रहा है कि सिंध जो है वो 10% चावल उगाता है, तो सिंध 10% नहीं उगाता बल्कि 29% उगाता है। सिंध अकाउंट फॉर 29% ऑफ द राइस प्रोड्यूस इन पाकिस्तान। ठीक है। अब ई में लिखा हुआ है द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट राइस प्राइसेस रिमेन क्लोज टू इंटरनेशनल मार्केट्स। तो यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि प्राइस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट जैसे रहे चावल के। तो ऐसा नहीं है बल्कि रीजनल प्राइस रखती है, यानी वो प्राइस रखती है जो कि इंडिया में भी है, अफगानिस्तान में, चाइना में, ताकि चावल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट राइस प्राइसेस रिमेन क्लोज टू रीजनल मार्केट। सही है। अब 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये लिखा हुआ है रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो टेक्स्ट पढ़ लिया है तो उसी से जवाब देने हैं। वाई इज़ राइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन द वर्ल्ड। तो पूछा जा रहा है चावल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं, यानी उनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन द वर्ल्ड एज इट इज़ यूज एज अ स्टेपल फूड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड विल कंटिन्यू टू बी सो फॉरिसेबल फ्यूचर। तो इसमें कहा जा रहा है कि चावल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं दूसरी दुनियाओं में, यानी ये जो है वो काफ़ी जो है वो अहम फसल है और दुनिया जो है इसे बहुत ज़्यादा अहम इस्तेमाल करती है अपने खाने पीनों में। तो इसीलिए जो है ये दुनिया की एक अहम फसल है और आने वाले वक्तों में इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ेगी और इसकी ज़रूरत भी और बढ़ेगी। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर बी है वो ये है कि वाई इज़ द कलर बोल एरिया सूटेबल फॉर ग्रोइंग द बासमती राइस। तो यहाँ पर एक कलर बोल एरिया जो है वो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो सूटेबल क्यों है चावल उगाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कलर बोल एरिया इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग द बासमती राइस ड्यू टू इट्स एग्रो क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन। तो ये जो कलर बोल एरिया है ये इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ की मिट्टी ज़रखेज़ है, यानी वहाँ पर चावलों को उगाया जा सकता है और पानी भी मौजूद है। तो अब आगे देखते हैं सी में क्या लिखा हुआ है। इन केपी के विच टाइप ऑफ राइस इज़ ग्रोन इन द हाई माउंटेन वैली एंड विच टाइप इज़ ग्रोन इन द साउदर्न रीजन। तो स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है कि केपीके में जो है कौन सी टाइप जो है वो चावल की उगाई जाती है और साउदर्न एरिया में कौन सी टाइप उगाई जाती है।
तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन केपी के टेम्परेट जैपोनिका राइस इज़ ग्रोन इन द हाई माउंटेन वैलीज एंड इर्री टाइप इन ग्रोन इन साउदर्न एरिया। तो स्टूडेंट जैपोकीना नाम का जो है एक इकसाम है चावल की जो कि उगाई जाती है खैबर पख्तूनख्वा में, और साउदर्न एरिया में जो है वो इर्री टाइप उगाई जाती है। अब आगे लिखा हुआ है कि वट काइंड ऑफ राइस इज़ द इर्री राइस। तो पूछा जा रहा है इर्री राइस किस तरह के होते हैं, क्या इकसाम है इसकी। इर्री इज़ वाइट लॉन्ग ग्रेन टाइप ऑफ राइस। तो इर्री जो है वो वाइट कलर का होता है और बड़ा चावल होता है, ठीक है, और ये अच्छी क्वालिटी का होता है। अब लिखा हुआ है कि हाउ कैन पाकिस्तान अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज थ्रू राइस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता है बाहर के मुल्कों से चावल के ज़रिए। तो ग्रोथ ऑफ मोर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ राइस एंड गुड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैन हेल्प पाकिस्तान टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी बनाएगी और फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चावल उगेंगे और गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगी। तो यहाँ पर यही बात हो रही थी। अब आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ज्वाइन द टू सिंपल सेंटेंसेस गिवन बिलो टू फ्रॉम अ कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग एंड बट बिकॉज एज सो एज अप्रोप्रिएट यू कैन यूज़ वन वर्ड ओनली वंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं अलग अलग करके, ठीक है, आपको बोल्ड में लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो आपने जो है वो कंपाउंड सेंटेंस बनाना है इसको। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं कि कोई भी कंजंक्शन का वर्ड लगा दें, जैसे एंड बट बिकॉज एज सो, और फिर उसके बाद जो है यानी कंजंक्शन के वर्ड से पहले कॉमा लगा दे तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। मैं आपको करवा चुका हूँ, तो लिख दीजिएगा कंपाउंड सेंटेंस, MF इंग्लिश सेंटर वीडियो मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखी है तो चले आ जाएं कर लेते हैं। सुहेल एंड असलम प्रैक्टिस्ड अ लॉट, दे बोथ गॉट सेलेक्टेड ऑन द स्कूल टेनिस टीम। तो इसमें कहा जा रहा है कि सुहेल और असलम ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और उन दोनों को जो है वो सेलेक्ट कर लिया गया, यानी वो जो है शामिल हो गए स्कूल की टेनिस टीम में। तो यहाँ पर कैसे होगा ये, यहाँ पर जो है लॉट के बाद आप लगा दें, कॉमा लगा दें और उसके बाद सो लगा दें तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अब आई देखते हैं। आवर हाउस इज़ वेरी ओल्ड, इट इज़ लोकेटेड नियर द न्यू शॉपिंग एरिया। तो कहा जा रहा है हमारा हाउस जो है वो बहुत पुराना है और वो जो है वो नए शॉपिंग एरिया जो इलाके में है वहाँ पर मौजूद है। तो ओल्ड के बाद आप कॉमा लगा दें और बट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि सबीहा वॉज स्टडिंग वेरी हार्ड, शी वॉन्टेड टू गेट द फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। तो इसमें कहा जा रहा है कि सबीहा जो है वो बहुत मेहनत से पढ़ रही थी और वो चाहती थी कि पहली पोजीशन हासिल करे क्लास में। तो स्टूडेंट इसको जो है वो कंपाउंड इस तरह बनाएंगे कि हार्ट के बाद आप कॉमा लगा दें और बिकॉज लगा दें तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो अब हमारे पास एन जो है वो ये है कि हर आंट इज़ अ गुड डॉक्टर, शी इज़ ऑल्सो अ गुड कुक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसकी आंटी जो है वो अच्छी डॉक्टर हैं और वो जो है एक अच्छे कुक भी हैं। तो यहाँ पर आप डॉक्टर के बाद कॉमा लगाएं और एंड लगाएं तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो फिर इसके मतलब बनेंगे उसकी अम्मी जो है वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और जो है वो अच्छी जो है वो कुक भी है, यानी खाना भी अच्छा पका लेती हैं। ओ जो लिखा हुआ है वो ये है कि माई अंकल ऑलवेज कम्स टू पाकिस्तान इन जून, ही लव्स द मैंगोज अवेलेबल हेयर। तो यहाँ पर जून के बाद कॉमा लगाएं और एस लगा दे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इसकी जो उर्दू है वो ये है कि कहा जा रहा है कि मेरे अंकल जो है वो आते हैं पाकिस्तान जून में क्योंकि वो जो है वो आम को पसंद करते हैं और उस मौसम में आम मौजूद होते हैं, तो इसीलिए जो है वो जून में ज़्यादातर पाकिस्तान आते हैं। अब देखें 6 में लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सिनोनियम्स को आपने सेलेक्ट करना है, सही सिनोनियम्स को, और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीवन इन द रूम वॉज क्वाइट, ओनली द बेबी वॉज क्राइंग। तो यहाँ जो है सही आएगा क्वाइट आएगा। तो यहाँ पर इसके उर्दू बनेंगे कि हर कोई जो है रूम में चुप है लेकिन बेबी यानी जो बच्चा है वो रो रहा है। अब आई में लिखा हुआ है द रिंग दैट माई आंट गेव मी फॉर माई बर्थडे इज़ मेड ऑफ रियल गोल्ड। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मेरी आंटी ने मुझे रिंग दी थी वो असली सोने की थी, यानी अक्सर लोग सोने का गिफ्ट देते हैं ना दूसरों को, तो वो सोने की रिंग थी। एम में लिखा हुआ है द सी इज़ वेरी रफ ड्यूरिंग द समर मंथ। तो इसमें कहा जा रहा है कि सी जो है यानी समंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है समर में क्योंकि लहरें जो है वो ज़्यादा बड़ी बड़ी आती हैं उसमें। अब एन में लिखा हुआ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आई रीच द ऑफिस ऑन टाइम एवरी डे एज आई वांट अ प्रमोशन। तो यहाँ आएगा कि इम्पॉर्टेंट, अगर मुझे जो है वो प्रमोशन चाहिए तो ये अहम है कि मैं वक्त पर ऑफिस पहुँचूँ, क्योंकि अगर वक्त पर ऑफिस नहीं पहुँचेंगे तो प्रमोशन तो दूर की बात है, सैलरी भी कट जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात।
ही विल बी पनिश्ड एज इस केस इज़ वेरी बिग। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसे जो है वो पनिश किया जाएगा, यानी सज़ा मिलेगी उसे, क्योंकि उसका केस बहुत वीक है, यानी कोई गुनाह किया होगा तो अब उसमें जो है वो सज़ा मिलेगी। तो आप आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। चेंज द नरेशन इन द फॉलोइंग डायलॉग। तो ये जो है वो नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को ही कहा जाता है। तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ। तो चलें आज पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि आई होप डैट वी गेट द बस टिकट सेड दानियल। तो दानियल कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें जो है वो बस टिकट मिल जाए, यानी अगर बस टिकट मिल जाएंगे तो आना जाना कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर इसको इनडायरेक्ट में ऐसे लेके जाया जाएगा कि लिखा जाएगा दानियल होप टू गेट द बस टिकट। ठीक है, अब हमारे पास बी जो है वो ये है कि इफ़ वी डोंट गेट द टिकट्स वी विल मिस द वेडिंग सेड फरहान। तो स्टूडेंट फरहान कहता है कि अगर हमें जो है वो टिकट नहीं मिलते तो हम जो है वो मिस कर जाते वेडिंग, यानी हम जो है वो शादी में पहुंच नहीं पाते। तो इसे किस तरह करना है इनडायरेक्ट में। फरहान सेड डैट इफ़ दे डिड नॉट गेट द टिकट दे वुड मिस द वेडिंग। तो फरहान कहता है कि अगर हमें टिकट नहीं मिलते तो हम जो है वो शादी में नहीं जा पाते। तो अब आगे देखें, सी में लिखा हुआ है ओ हेयर इज़ फादर सेड दानियल। तो वो कहता है कि ओह यहाँ पर फादर हैं। तो फिर इसको इनडायरेक्ट में कर लेते हैं। दानियल सेड डैट देयर वॉज फादर। तो दानियल कहता है वहाँ पर फादर थे। तो इनडायरेक्ट में जब हम करते हैं चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। तो मैं ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको इजीली आता होगा, और नहीं पढ़ा हुआ है तो लिख दीजिएगा नरेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच, और MF इंग्लिश सेंटर आ जाएगी वीडियो आपके पास, और अच्छी तरह समझाया मैंने उसमें आपको। अब इसमें डी में लिखा हुआ है ही हैज़ टिकट फॉर ऑल ऑफ अस सेड फरहान। तो स्टूडेंट इसमें लिखा हुआ है कि उसके पास जो है वो सबके लिए टिकट है, और ये कौन कहता है, फरहान। तो फिर इसको इनडायरेक्ट में कर लेते हैं। फरहान सेड डैट ही हैड टिकट फॉर ऑल ऑफ देम। तो इसमें लिखा हुआ है कि वो फरहान कहता है कि उसके पास टिकट थे सबके लिए। तो अब आगे पढ़ते हैं। सलमा सेड आई विश वी वर गोइंग बाय ट्रेन। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सलमा कहती है कि काश हम जो है वो ट्रेन के ज़रिए से जाते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको फिर इनडायरेक्ट में करते हैं। सलमा विश्ड डैट दे वर गोइंग बाय ट्रेन। तो सलमा जो है वो ख्वाहिश करती है कि वो लोग जो है वो ट्रेन के ज़रिए से जाते, यानी शादी में जाना था तो ट्रेन को इस्तेमाल करके जाते तो और मज़ा आता। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग सिंस फॉर एज अप्रोप्रिएट। तो स्टूडेंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने जो है इस पैराग्राफ को फिल करना है और इस्तेमाल क्या करना है, सिंस और फॉर का। तो चलें आज पढ़ लेते हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 50 ईयर्स। तो इसमें कहा जा रहा है कि वो जो है यहाँ पर रह रहे हैं 50 ईयर, यानी 50 सालों से, यानी वो 50 सालों से यहीं पर रह रहे हैं। अब आगे लिखा हुआ है दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस हिज फादर वॉज ब्रॉन। तो आगे यही लिखा हुआ है कि ये लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं जब से इनके वालिद साहब यहाँ पैदा हुए हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो कि अपने घरों को छोड़ के नहीं जाते, उनके वालिद और बड़े भाई बहन भी जो है उधर ही पैदा हुए होते हैं। तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि जब से रह रहे हैं, जब से उनके फादर पैदा हुए हैं, तो काफ़ी सालों से रह रहे होंगे। हाउएवर वी हैव कंस्टेंटली बीन मूविंग फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। तो देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हम जो है वो पिछले 15 सालों से कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है एवर सिंस माय फादर ज्वाइन द आर्मी। तो इधर ये लिखा है जब से मेरे फादर ने आर्मी ज्वाइन की है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव लिव्ड इन एनी प्लेस फॉर मोर देन 2 ईयर्स। तो इसमें ये बात की जा रही है कि जब से मेरे फादर ने आर्मी ज्वाइन की है तो ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया है कि हम किसी भी घर में 2 साल से ज़्यादा रुके हों, यानी जहाँ भी जाते हैं तो जल्दी खाली करना पड़ जाता है, क्योंकि आर्मी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी फैमिली जो है उसको जल्दी से शिफ्ट करना पड़ता है दूसरे इलाकों में, ताकि जो है वो ऑफिसर जो है अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे सकें। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब 9 पढ़ते हैं। Complete the following passage using the correct degree of the adverb given. You can use each adverb only once. तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपने जो है वो सही डिग्री इस्तेमाल करनी है एडवर्ब की। एडवर्ब भी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है, सही डिग्री इस्तेमाल कर पैसेज को फिल करना है आपने, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि द टीम वॉज गेटिंग रेडी स्लोली सो द कोच हैड टू रिमाइंड दैम टू मूव मोर क्विकली। तो इसमें कहा जा रहा है कि टीम जो है वो बहुत हल्के हल्के तैयार हो रही थी, तो उनके कोच ने उन्हें याद दिलाया कि जल्दी करें, यानी जल्दी से हमें जो है वो जाना है तो जल्दी करें।
इफ़ दे डिड नॉट वॉन्ट टू बी लेट फॉर द मैच। तो इसमें वो कहते हैं कि अगर मैच के लिए लेट नहीं होना चाहते हो तो जल्दी करो, तो जल्दी पहुँचे वहाँ पर मैच के लिए, क्योंकि अगर देर से जाएंगे तो फिर जो है पेनल्टी भी लग सकती है, यानी अगर टीम लेट आए मैच में तो उसे पेनल्टी लग जाती है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि ही ऑल्सो रिमाइंडेड दैम टू वर्क हार्डर देन लास्ट टाइम बिकॉज द टीम दैट परफॉर्म वेल वुड बी द विनर। तो देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कोच ने जो है, यानी यहाँ पर ही से मुराद कोच है, तो कोच ने जो है वो याद दिलाया टीम को कि भाई ज़्यादा मेहनत करो पिछले साल से। क्यों? क्योंकि पिछले साल जिसने ज़्यादा मेहनत की थी वो जीत गया था, तो जो ज़्यादा अच्छा खेलेगा वो जीत जाता है। अब आगे लिखा हुआ है कि द टीम न्यू डैट इफ़ द प्लान मोर केयरफुली then would probably win as the two main player of the opposite team were injured and were not playing। तो देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि टीम जानती थी कि अगर वो ज़्यादा अच्छी तरह से प्लान बनाएंगे तो मुमकिन है कि वो जीत जाए। क्यों? क्योंकि अपोजिट टीम के जो दो मेन प्लेयर हैं, यानी जो दो अच्छा खेलने वाले थे, वो इंजर्ड हैं, यानी बीमार हैं। तो अगर अच्छा प्लान बनाएंगे तो जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हो गया। आप आगे पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू सिंधी। तो देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पैसेज है इसको उर्दू या सिंधी में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है, आप चाहें तो सिंधी में कर सकते हैं। तो पढ़ता जाता हूँ एक एक सेंटेंस और बताता जाता हूँ क्या लिखा हुआ है। द ट्रेन लेव द स्टेशन एट 2 o'clock। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ट्रेन स्टेशन से 2 बजे निकली, यानी चली गई स्टेशन से। ऑल द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी। सारे बच्चे बेहद जो है वो खुश थे। दे वर गोइंग टू लाहौर फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि वो जो है पहली बार जो है वो लाहौर जा रहे थे, यानी ये पहली बार था कि वो लाहौर जा रहे थे। दे वॉन्टेड टू सी द शालीमार गार्डन एंड द बादशाही मॉस्क। वो शालीमार बाग और बादशाही मस्जिद देखना चाहते थे, यानी बच्चे जो है वो पहली बार जा रहे थे तो शालीमार बाग और बादशाही मस्जिद को देखना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू स्पेंड एटलीस्ट 5 days इन लाहौर। वो लाहौर में कम से कम 5 दिन गुजारना चाहते थे, यानी 5 दिन गुजारेंगे और लाहौर को एक्सप्लोर करेंगे, इंजॉय करेंगे। बिकॉज दे वर सो मैनी प्लेस टू सी, दे वांटेड टू विज़िट मीनार पाकिस्तान ऑन द इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि इन्हें कई मुकामात देखने थे, वो यौम आज़ादी पर मीनार पाकिस्तान की सैर करना चाहते थे। यानी बच्चे जो है वो काफ़ी टाइम गुजारना चाहते थे और बहुत सारी जगहें जो लाहौर में हैं, जो पिकनिक प्लेस है, वो देखना चाहते थे। और 14 अगस्त जो है वो मीनार पाकिस्तान पे बनाना चाहते थे और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करना चाहते थे। तो अब आ जाए 12वां पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा मॉडल पेपर है, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नोट्स चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग जो है वो अप्रिशिएट किया करें, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिया करें और चैनल बच्चों में शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में, तो यही अप्रिसिएशन और फीस हो जाएगी। तो चलो आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइड कोटेशन मार्क्स इन द फॉलोइंग डायलॉग। तो यहाँ पर कोटेशन मार्क्स नहीं है। अब कोटेशन मार्क्स भी आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ क्या होते हैं, तो कोटेशन मार्क्स जो है वो यहाँ पर मिस हैं, तो वो आपने लगाने हैं। हैव यू फिनिश योर वर्क जरीना सेट हर मदर। तो स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि जरीना की मदर जरीना से कहती हैं कि क्या तुम अपना काम जो है वो कंप्लीट कर चुकी हो, यानी जो तुम्हारा काम था वो तुमने कर लिया है। तो यहाँ पर हैव के बाद और जरीना के बाद जो है वो कोटेशन मार्क आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नो रिप्लाइड जरीना आई स्टिल नीड टू राइट एन ऐसे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जरीना जो है वो कोई रिप्लाई नहीं करती और कहती है कि मैं अभी भी मुझे ज़रूरत है एक ऐसे लिखने की, यानी अभी भी ऐसे रहता है वो लिखना है, ठीक है। जरीना रिप्लाई नहीं करती। तो यहाँ पर फिर मदर क्या कहती हैं वो लिखा हुआ है वेल हरी अप आवर गेस्ट विल बी हेयर सून सेट हर मदर। तो ऊपर वाले, तो पहले मैं ऊपर बता देता हूँ ऊपर कहाँ कोटेशन मार्क आएगा। तो पहले नो के बाद और नो से पहले जो है वो कोटेशन मार्क आएगा, उसके बाद आई से लेकर ऐसे तक कोटेशन मार्क लगेगा, ठीक है। फिर उसकी अम्मी कहती हैं ठीक है जल्दी करो क्योंकि मेहमान जो हैं वो आने वाले हैं, यानी मदर ये बात करती हैं। तो वेल से लेकर सून तक जो है वो कोटेशन मार्क आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। अब जो है वो राइटिंग रह गया है, यानी यहाँ पर अब राइटिंग करनी है, ठीक है। राइटिंग से मुराद ऐसे लिखना है और समरी लिखनी है। तो पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर 12th में लिखा हुआ है कि राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 3 टॉपिक दिए हैं, 3 में से एक पर ऐसे लिखना है। तो टॉपिक कौन सा है? द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन आवर लाइफ।
यानी इसमें कहा जा रहा है कि कंप्यूटर की कितनी अहमियत है हमारी लाइफ में, इसके ऊपर ऐसे लिखना है। पाकिस्तान नीड्स हाईली एजुकेटेड पीपल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा जो ऐसे का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान को एग्रीकल्चर यानी ज़राअत में जो है वो पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है कि ज़राअत में जो है वो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, जब भी ज़राअत में तरक्की होगी। तो इस बात पर ऐसे लिखना है। अब फैमिली वेडिंग यानी फैमिली की शादी है, घर में शादी है, तो उसके ऊपर ऐसे लिखना है। तो ये अब फैमिली वेडिंग ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। MF इंग्लिश सेंटर लिख दीजिएगा, फैमिली वेडिंग, तो अब मिल जाएगी वीडियो। तो 13 जो हमारे पास वो ये है राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कहा जा रहा है, यहाँ भी यही बात है कि इनमें से एक पर जो है आपने लिखना है। यहाँ जो है आप एप्लीकेशन लिख लें या समरी लिख लें। तो समरी देख लेते हैं। राइट अ समरी ऑफ द रीडिंग पैसेज ऑन राइस गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द पेपर। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो आपने पैसेज पढ़ा है ना राइस पर, यानी जो मैंने आपको भी पढ़ाया, उसके ऊपर आपने क्या करना है, समरी लिखनी है। यानी समरी यानी आपने जो है वो छोटा करके बयान करना है पूरे पैसेज को। यानी समरी मैंने आपको बताया था कि जैसे 10 लाइनें हैं तो 3 लाइनों में करके लिख दी जाती है, ताकि खुलासा किया जाता है कि आपको क्या समझ में आया, आपने क्या सीखा, ये भी पता चल सके। तो समरी का मतलब होता है छोटा करके लिख देना, ठीक है, खुलासा कर देना। तो यहाँ पर राइस जो हमने ऊपर पैसेज पढ़ा उसी पर समरी लिखनी आसान है। तो ये जो दोनों चीज़ें मैंने नहीं कराई क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, और इतनी बड़ी वीडियो बनाना आसान नहीं होता क्योंकि फिर अपलोड करना भी मुश्किल हो जाता। तो इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो इन 2 सवालों पर भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आने वाले वक्तों में, ठीक है। आप मुझे बता दीजिएगा। अब लिखा हुआ है कि राइट एन एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर अ जॉब ऑफ योर चॉइस। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है जॉब को हासिल करने की। अब जॉब कौन सी है वो आपकी मर्ज़ी है, यानी जो भी आप जॉब करना चाहते हो उसको हासिल करने के लिए एप्लीकेशन लिख देना, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ रह गया हो, कुछ गलती हो गई हो, क्यूरी हो गई हो, नहीं समझ में आया तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और स्टूडेंट आपको मैं एक और खुशखबरी दे दूं कि तमाम की तमाम वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पर। तो क्लास 9 की न्यू बुक उठा लें, कोई सी भी एक्सरसाइज, कोई सा भी यूनिट उठा लें, अल्लाह के फजलो करम से आपको MF इंग्लिश सेंटर की उस पर वीडियो मिल जाएगी। काफ़ी मैंने मेहनत करके वीडियो आपको दी ताकि आप लोगों का भी भला हो सके, आप लोग भी नई चीज़ें सीख सकें, पढ़ सकें। क्योंकि एजुकेशन जो है वो आज के दौर में हासिल करना इतना ही आसान काम है जितना कि आपको लगता हो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो या कुछ रह गया हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। और अगर नोट्स चाहिए हो तो नोट्स का मैं बार बार बताता रहता हूँ, फिर बता देता हूँ कि ईजी पैसा या जैश कैश के थ्रू मुझे 100 रुपये सेंड कर दीजिएगा। जिस तरह बैलेंस डलवाते हैं उसी तरह से सेंड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नोट्स की फ़ीस क्यों रखी ये भी बता देता हूँ, बार बार बताता हूँ फिर बता देता हूँ, ठीक है। नोट की फ़ीस इसलिए रखी कि काफ़ी टाइम लगा लिखने में, काफ़ी मेहनत लगी और पैसे भी लगे, तो इसलिए मैंने इसकी फ़ीस रखी ताकि चीज़ों को फुलफ़िल किया जा सके। और स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो बात मेरी समझ में आई होगी। जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किया आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। और नोट्स ज़रूर बाय कर लीजिएगा। 100 रुपये फ़ीस है, कोई ज़्यादा नहीं है, मैंने बिल्कुल सोच समझ के रखी है ताकि हर बच्चा आराम से ले सके। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चों को जो है वो पढ़ने के लिए आसानी पैदा की जाए तो ही वो पढ़ सकते हैं, तो इसलिए 100 रुपीज़ मैंने फ़ीस रखी है। तो पैसे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपको नोट्स दे दूँ। नोट्स इसी नंबर पे मिल जाएंगे जिस नंबर पे आप पैसे सेंड करेंगे, इसी नंबर पे मैसेज कीजिएगा, PDF आपको नोट्स का दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इतनी मेहनत करके मैंने वीडियो अपलोड की है तो मेरा भी भला हो सके। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।